हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एटॉमिक फिजिक्स का रिवीजन। और जो स्टूडेंट एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे जेएनयू, बीएचयू या डीयू के स्टूडेंट्स हों, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों और चाहे गेट नेट बार्क जस्टिफर, सभी के लिए जो ये रिवीजन सीरीज है ये निश्चित तौर से एडवांटेज देगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाने वाले हैं। तो पहले जो मैंने इसमें डिस्कस किया है वो है जो एल है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो जो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो NVR होता है और h/2π r के इंटीजर मल्टीपल में होता है। तो L बराबर NVR बराबर NH/2π ये बोर क्वांटाइजेशन कंडीशंस कहलाती है। और इसमें क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में L है तो सेकंड ऑर्बिट में कितना होगा, तो ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि L प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो ये ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कहेगा कि फर्स्ट एक्साइट स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो पूछेगा कि वहाँ पे आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो अगर ग्राउंड स्टेट में तो N को 1 लेंगे तो L की वैल्यू h/2π होगी बोर की थ्योरी के हिसाब से। और फर्स्ट एक्साइट स्टेट में N बराबर 2 होगा तो L की वैल्यू 2h/2π होगी h/π। और आगे भी पूछा जा सकता है थर्ड एक्साइट स्टेट, फोर्थ एक्साइट स्टेट। तो याद रखें कि ग्राउंड स्टेट N बराबर 1 से होगी शुरू, और फर्स्ट एक्साइट स्टेट के लिए N 2, सेकंड एक्साइट स्टेट के लिए N बराबर 3। इस तरीका से हमें लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा V बराबर CZ/137 N पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर N बताता है कि अगर हाइड्रोजन के केस के अंदर N बराबर 1 में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड स्टेट में क्या होगी। तो हाइड्रोजन का अगर कहता है तो Z को 1 लें, C/137 उसका आंसर हमें मार्क करना होगा। C यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट है और N जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इस फॉर्मूले को सदा याद रखें। एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की वो होती है -mZ²E4/8 1/n²। यहाँ Z जो है वो एटॉमिक नंबर होगा, मास m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ε0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, H प्लैंक कांस्टेंट एंड N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये भी याद रखें। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल अगर 1/r पर निर्भर कर रहा है तो एनर्जी कैसे निर्भर करती है, तो 1/n² इसमें मार्क करना है। साथ साथ ये भी याद रखें कि 2T + V की जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन के लिए वो 0 होती है। T यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और V पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी याद रखें। इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ याद रखें कि जो टाइम पीरियड है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर जो डिपेंड करता है वो n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कहेगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन N बराबर 1 ऑर्बिट में घूम रहा है हाइड्रोजन में, उसमें टाइम पीरियड T है, तो अगर वही इलेक्ट्रॉन N बराबर 2 ऑर्बिट में घूमता है तो वहाँ पर टाइम क्या होगा। तो वहाँ पे ध्यान रखें कि T1/T2 बराबर N1/N2³ का फॉर्मूला अप्लाई करें और उसे इजीली सॉल्व कर लें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी 1/N³ पे निर्भर करती है, ये भी ध्यान रखें क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है एग्जैक्टली वो 2r∞ C/n³ होती है, जहाँ r∞ रिक्वायर कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट और N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। रेडियस जो है वो n²A0/Z होती है, जहाँ A0 जो है वो बोर रेडियस है जिसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, और N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और Z एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चंस इन सारे जो कंसेप्ट हैं इन पे जरूर पूछा जाता रहता है। तो इन सभी फॉर्मूलों को रिवाइज करके जाएं, इन पे कुछ क्वेश्चन जरूर निकाल के जाएं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मैं कहूँगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बहुत बार मैंने देखा है वो है कि N बराबर 1 ऑर्बिट में हाइड्रोजन की में कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसके द्वारा कितनी करंट फ्लो होगी। तो उसका आंसर भी याद रख के जाएँ, 1.06 मिली एम्पियर उसका आंसर होता है, और उसे कैलकुलेट करने का भी तरीका सीख लें। I बराबर E/T उसमें फॉर्मूला अप्लाई करें और टाइम पीरियड को 2πr/V यूज कर लें। तो I की वैल्यू EV/2πr होगी। R की जगह पर 0.53 एंगस्ट्रॉम रख दें, V की जगह पर C/137 रख दें और उसे सॉल्व कर लें। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं इसमें इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देगा। उसके साथ साथ हाइड्रोजन के केस में लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फुंड की वेवलेंथ पूछता है। तो ये फॉर्मूला याद रखें, 1/λ=r और ब्रैकेट में 1/nf² - 1/ni²। ये फॉर्मूला सदा याद रखें। r यहाँ रिक्वायर कांस्टेंट है। nf की वैल्यू अगर लाइमन सीरीज में देखेंगे तो nf 1 होगा और ni 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन तक ये जाएगा। तो इसमें ये भी याद रखें कि जो 2 से अगर ni बराबर 2 से nf बराबर 1 के लिए अगर जंपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की
तो उसके अंदर जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी, और लास्ट तक जाएं, इसकी सीरीज तक याद रखें। और ये भी याद रखें कि इसकी जो वेवलेंथ है वो 912 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1216 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ इसकी रेंज। जब भी आप लाइमन का आंसर मार्क करें तो इसी रेंज में आंसर जो है हमें मार्क करके आना है। और ये जो रहता है वो अल्ट्रावायलेट रेंज लिमिट है, ये भी याद रखें। लाइमन जो लाई करती है वो अल्ट्रावायलेट रेंज में। उसके साथ साथ NF अगर 2 है, NI की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन तक है, तो बामर सीरीज होगी। इसमें बामर में भी याद रखें कि ये जो सीरीज है इसकी पहली जो H अल्फा लाइन होती है 6563 एंगस्ट्रॉम तक ये होती है पहली, और सेकंड जो वेवलेंथ है और थर्ड वेवलेंथ है उनको सबको कैलकुलेट करना सीख लें। साथ साथ ये भी याद रखें कि ये 6563 एंगस्ट्रॉम से लेके जो लाई करती है वो लाई करती है 6563 एंगस्ट्रॉम से लेके 3646 एंगस्ट्रॉम। ये जो बामर सीरीज है ये विजिबल रेडिएशन होता है क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाई करती है। बामर के बाद में पास्चन ब्रैकेट फुंड को भी याद रखें। यहाँ पे NF की वैल्यू 3, 4, 5 हो जाएगी पास्चन ब्रैकेट फुंड में। NI की वैल्यू एक एक आगे बढ़ाते चले जाएंगे उसी तरीक़ा से। तो इन फॉर्मूलों को करके जाएं, इन पे क्वेश्चंस निकाल लें, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो ये कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें बता भी रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बामर की थर्ड लाइन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है 1/λ बराबर R 1/NF स्क्वायर माइनस 1/N स्क्वायर, बामर की पूछता है तो उस हिसाब से देख लें कि पहली लाइन 3 से लेकर 2 के लिए होगी। अगर सेकंड लाइन बामर की पूछता है तो NI को 4 लेना है, NF को 2 लेना है। उसी तरीक़ा से अगर थर्ड लाइन पूछ रहा है तो NI बराबर 5 लेना है, NF को 2 रखना है, इस फॉर्मूले को सॉल्व कर देना है। आंसर मार्क करते समय सदा याद रखना है कि जब भी हम बामर का आंसर मार्क करेंगे तो इसी रीजन में हमें आंसर मार्क करना है। 3646 एंगस्ट्रॉम से सदा ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है और मैक्सिमम 6563 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन करके चलें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट पर मैंने डिस्कस किया है रिक्वायर्ड कांस्टेंट। जब हम न्यूक्लियस का मास जो इनफाइनाइट हैवी मानते हैं तो रिक्वायर्ड कांस्टेंट को R इन्फिनिटी कहते हैं, और अगर फाइनाइट मास है तो रिक्वायर्ड कांस्टेंट को यहाँ पे RH से दिखा रखा है। RH का मतलब हाइड्रोजन के लिए रिक्वायर्ड कांस्टेंट जब हम उसका मास जो है कंसीडर करके चलेंगे न्यूक्लियस का फाइनाइट, तो RH की वैल्यू R इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल MH होगी। तो ये भी फॉर्मूला याद रखें, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमसे बताएगा कि अगर हीलियम के लिए हमें रिक्वायर्ड कांस्टेंट बताना है तो कैसे हम निकालेंगे, तो RH की जगह पे यहाँ RH ही कर देंगे। हीलियम के लिए इक्वल टू R इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस m अपॉन मास, यहाँ पे फिर हीलियम का लेना होगा। स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और m अगर हीलियम के लिए हम ले रहे हैं तो हीलियम का जो मास है वो हमें कंसीडर करना है। तो इस फॉर्मूले को करके जाएं। साथ साथ ये याद रखें कि जो हमारा रिड्यूस मास कंसेप्ट है उसका कंसेप्ट याद रखें कि रिड्यूस मास इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस का फाइनाइट मास होता है। और ये भी याद रखें कि जब हम उसको कंसीडर करके चलते हैं तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशंस की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो म्यू R स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होती है। ये m जो है वो किससे बदल जाता है, वो रिड्यूस मास से बदल जाता है म्यू से। और रिड्यूस मास जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, और जो मास है जो न्यूक्लियस का मास है वो अपॉन जो म्यू का फॉर्मूला है उसमें भी याद रखें म्यू जो होता है वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, जहाँ m1 जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और m2 जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो ये भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। फोर्थ पॉइंट पर मैंने डिस्कस किया सोमरफील्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, क्योंकि बोहर कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और सोमरफील्ड का कहना था कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है। तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है सोमरफील्ड के हिसाब से, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट कंसेप्ट है तो इलिप्टिकल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती हैं, R और थीटा वेरिएबल होते हैं, जबकि जो हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल है उसमें थीटा केवल वेरिएबल होता है, R फिक्स रहता है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है सोमरफील्ड की, इंटीग्रल 0 से 2 पाई पी थीटा डी थीटा इक्वल टू के एच, जहाँ के की वैल्यू 1, 2, 3 होती है, और ये हमारा पी थीटा के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम होता है। और यहाँ पे पूरे ऑर्बिट के अंदर PR DR की जो वैल्यू है इंटीग्रल की वो NRH होती है, जहाँ NR की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है। तो दोनों कंडीशन से याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि A जो होता है सेमी मेजर एक्सेज और सेमी माइनर एक्सेज होती हैं, उनकी वैल्यू होती है A इक्वल टू N स्क्वायर A0 अपॉन Z, और B की वैल्यू होती है A0 N के अपॉन Z। और ये
स्टेबिलिटी कंडीशंस होती है बी अपॉन ए इजकल टू के अपॉन एन। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि इस पर सर क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, तो मैं क्वेश्चंस भी बता दूं। एक तो यही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछा जाता है कि सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन की जो शेप है वो क्या होती है। तो उसमें याद रखें कि उसमें हमें आंसर जो मार्क करके आना है वो इलिप्टिकल मार्क करके आना है, जबकि बोर का कहना था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट के साथ जो ऑर्बिट होती हैं वो इलिप्टिकल की बजाय सर्कुलर होती हैं। तो ये याद रखें। साथ साथ क्वांटाइजेशन कंडीशंस याद रखें। ये भी याद रखें कि अगर हमसे पूछता है कि n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग ए और बी की वैल्यू क्या होंगी, तो n बराबर 2 के लिए जो होगा क्वांटम नंबर, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा तो k की वैल्यू 1 और 2 ले ले, तो उसके करस्पॉन्डिंग ए और बी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n बराबर 2 के लिए सपोज क्या कहता है कि b और a बताएं कितना होगा, तो n बराबर 2 के लिए k की वैल्यू को 1 और 2 ले लें। n बराबर 3 के लिए पूछता है तो k की वैल्यू 1 2 3 होंगी इस तरीका से, और फिर इनमें a और b हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है उसे सदा याद रखें कि जब भी कोई किसी भी n बराबर सपोज क्या 3 के लिए पूछता है कितनी सर्कुलर और कितनी इलिप्टिकल ऑर्बिट होंगी, तो कोई भी चाहे केस क्यों ना हो, n की कोई भी वैल्यू हो, एक सदा सर्कुलर ऑर्बिट जरूर होगी। और अगर सपोज क्या वो कहता है n बराबर 3 के लिए हमें बतानी है ऑर्बिट, तो n बराबर 3 में या किसी भी केस में हमसे पूछता है तो n बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग हर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग हर n के लिए एक सर्कुलर ऑर्बिट जरूर होगी, और जितनी n होती हैं टोटल ऑर्बिट उतनी होती हैं। तो n बराबर 3 में 2 ऑर्बिट जो होंगी वो इलिप्टिकल होंगी और एक सर्कुलर होगी। n बराबर 2 में अगर पूछता है तो याद रखें एक सर्कुलर होगी और एक इलिप्टिकल होगी। n बराबर 4 के लिए पूछता है तो याद रखें कि एक जो ऑर्बिट होगी वो सर्कुलर और 3 जो ऑर्बिट होंगी वो इलिप्टिकल होंगी। तो ये इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनके फॉर्मूलों को और इन सोमरफेल्ड कंडीशंस को आप रिमेंबर रखेंगे और इस कंडीशंस को अप्लाई करके ए और बी की वैल्यू आपको याद रहेंगी, और एक ही अगर डिफरेंट वैल्यू पूछता है वो भी आप बता पाएंगे, और सदा ये भी बता पाएंगे कि इलिप्टिकल के साथ साथ सर्कुलर ऑर्बिट भी अप्लाई करती हैं सोमरफेल्ड में। ये भी याद रखें कि सोमरफेल्ड दोनों चीज़ों को लेकर चलता है, सर्कुलर और इलिप्टिकल, जबकि बोर केवल और केवल सर्कुलर ऑर्बिट की बात करता है। तो ये भी ध्यान रहे। उसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट पर मैंने डिस्कस किया है म्यू एल अपॉन एल की वैल्यू -e अपॉन 2m होती है। म्यू एल जो होता है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑलवेज हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले पे स्टूडेंट सोचेंगे क्वेश्चन सर क्या आ सकता है, एल हमसे कहेगा म्यू एल की वैल्यू पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई करें। म्यू एल और एल जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यू एल और एल में जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो उसमें आंसर आपको होगा 0, पाई/2 और 3π/2 इस टाइप के आंसर हो सकते हैं। तो पाई आंसर मार्क करें क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है माइनस चिन्ह के साथ में। उसके साथ साथ ये याद रखें पूछता है म्यू एल किन किन पैरामीटरों पर निर्भर करता है, तो याद रखें कि केवल एल पर निर्भर करता है क्योंकि फिक्स क्वांटिटी है E/2m। तो म्यू एल प्रोपोर्शनल टू एल चलता है और एल की वैल्यू √LL+1 h कट होती है। एल जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और कैपिटल एल जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को शो करता है। म्यू भी जो बोर मैग्नेट्रॉन है कंपटीशंस में मैंने कई बार देखा है, ये सीधा ही फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि म्यू बी की वैल्यू क्या होती है, तो EH/4πm को हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो ये सीधा सीधा पूछा जाता है, कई बार इसकी वैल्यू पूछ लेता है, तो EH और m की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू को भी ऑलवेज रिमेंबर रखें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे हमसे पूछेगा कि एस ऑर्बिट में बताएं एल की वैल्यू क्या होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो स्मॉल एल की वैल्यू क्योंकि 0 होगी एस ऑर्बिट के लिए हम जानते हैं, तो कैपिटल एल 0 हो जाएगा। पी ऑर्बिट में पूछता है कैपिटल एल की वैल्यू क्या होगी, तो स्मॉल एल की वैल्यू जो है पी ऑर्बिट के लिए 1 होगी, तो एल की वैल्यू √2h कट हो जाएगी। डी में पूछता है तो एल की वैल्यू 2 हो जाएगी स्मॉल एल की, और कैपिटल एल हम इजीली निकाल पाएंगे। तो पूछ लेता है SPTF में कैपिटल एल की वैल्यू, यहाँ से म्यू एल पूछ लेता है, कैपिटल एल हमें इस फॉर्मूले से कई बार कैलकुलेट करना होता है, म्यू भी यहाँ से पूछ लेता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमें सब पता होनी चाहिए। तो वही मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो कंपटीशंस में लगातार पूछी जाती हैं। ओमेगा इजकल टू म्यू एल अपॉन एल बी इजकल टू EB/2m, ये एक्सप्रेशंस है, और लगातार इस क्वेश्चन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लार्मर प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी, तो जब एटॉमिक ऑर्बिट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है तो जो एटॉमिक ऑर्बिट है उसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो इसी फॉर्मूले से आती है ओमेगा इजकल टू म्यू एल अपॉन एल मॉड इसका इंटू बी, तो EB/2m। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता है, बी हमें देता है तो ओमेगा पूछेगा, तो इस फॉर्मूले से हम सिंपली अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। साथ साथ ये भी याद रखें कई बार ऐसा होता है ओमेगा हमसे देता है, बी पूछ लेता है, तो
यहाँ पे हम b की वैल्यू को ओमेगा इंटू 2m अपॉन ई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उल्टा भी पूछ लेता है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि अगर हमारा b बढ़ता है तो ओमेगा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन है लीनियरली फंक्शन, तो जैसे जैसे b बढ़ेगा ऐसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा। तो इस तरीक़ा से भी इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है और जैसे ही 2πf रखेंगे तो f जो होगी फ्रीक्वेंसी ये हमारी EB अपॉन 4πm होगी। तो इन फॉर्मूलों पे दोनों पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगातार, तो याद रखें कि दोनों को हमें इसको तैयार करके जानना है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो ऑर्बिट है उसमें पूछता है कि LZ और एंगल के बीच में कौन कौन से एंगल एग्जिस्ट करेंगे। कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो LZ की वैल्यू जो होती है Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल मोमेंटम की, वो L cos थीटा होता है। और उसके साथ साथ ये इस तरीक़ा से इसमें ऑर्बिट बन के आती है, एंगल थीटा रहता है, ये हमारा b की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगाया जाता है। तो यहाँ से हमारा ये LZ इधर की तरफ रहता है, तो ये L cos थीटा कंपोनेंट LZ का हो जाता है। तो LZ इजकल टू L cos थीटा, और कैपिटल LZ जो होता है Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो ml h कट होता है, और कैपिटल L होता है अंडर रूट LL प्लस 1 h कट, और h कट से h कट कैंसिल करेंगे तो cos थीटा इजकल टू ml अपॉन अंडर रूट LL प्लस 1 होता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं मैं वो भी डिस्कस करे दे रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस इस पर पूछते हैं। जैसा वो कहता है कि हमारी S स्टेट है, आप बताएं कि एंगल जो थीटा होगा वो क्या होगा, L और LZ में क्या एंगल बनेगा या L और B में क्या एंगल बनेगा। तो अगर हमसे पूछता है कि S स्टेट के लिए हमें निकालना है, तो S के लिए हम जान रहे हैं L की वैल्यू 0 होगी, ml हमारा 0 हो जाएगा, और जैसे L बराबर 0 ml बराबर 0 होगा यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू है वो 0 होगी, तो थीटा π/2 हो जाएगा। तो सीधा हमें आंसर मार्क कर देना कि थीटा जो होगा वो π/2 होगा। अब हमसे पूछता है कि p ऑर्बिट के लिए हमें कैलकुलेट करना है एंगल थीटा की वैल्यू। तो p के लिए हमें पता है कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू L बराबर 1 होती है, तो यहाँ पे ले लें L बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू 3 होंगी। हम सब जानते हैं कि L बराबर 1 पे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 0 और -1 होगा। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से 1 अपॉन रूट 2 -1 अपॉन रूट 2 और 0 आ जाएंगी। तो थीटा हमारा 45 और 90 और 135 हो जाएगा। तो 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी cos थीटा के लिए। तो थीटा वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा 1/√2 आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग थीटा 45 बनेगा। जब cos थीटा -1/√2 आएगा तो जो थीटा 135, और जब ml 0 होगा तो cos थीटा जो है वो 0 होगा, थीटा π/2 होगा। तो वहाँ पे वैल्यू जो है 3 आंसर मार्क करेंगे हम, 45, 90 और 135। अगर वो हम S और P स्टेट के बाद D में जाता है तो D में भी फिर हम इसी तरीक़ा से जाते हैं। D स्टेट के लिए L की वैल्यू को 2 रखते हैं, और जैसे ही D स्टेट के लिए L की वैल्यू को 2 रखते हैं तो ml जो है हमारा 2 1 0 -1 -2 हो जाता है। और cos थीटा फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से हमारे 5 एंगल आते हैं, उनको भी याद करके जाएं। कई बार वो सीधे ही पूछ लिए जाते हैं, तो वो जो है उन वैल्यूओं को, एंगलों को ऑलवेज याद रखें, वहाँ से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। 35, 66, 90, 114, 135 वो 5 जो एंगल हैं उनको ऑलवेज रिमेंबर रखें। तो इस पर मैंने बताया कि 3-4 फॉर्मूले क्या पूछे जाते हैं। थीटा कहता है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे मार्क करें, ml पर निर्भर करता है, L पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इन दोनों पर निर्भर करता है। ये हमारा जब एटम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो स्प्लिटिंग हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइन की, उसे हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट कहते हैं अगर हम केवल ऑर्बिटल मोशन कंसीडर करते हैं। और अगर ऑर्बिटल और स्पिन दोनों को कंसीडर करते हैं तो वो एनामोलस जीमान इफेक्ट हो जाता है। तो कई बार तो क्वेश्चन से ही पूछ लेता है कि एनामोलस और नॉर्मल जीमान इफेक्ट में क्या अंतर है। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में केवल ऑर्बिटल मोशन हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन की, और अगर ऑर्बिटल और स्पिन दोनों को कंसीडर करते हैं तो एनामोलस जीमान इफेक्ट बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है लगातार। डेली की वैल्यू जो चेंज इन एनर्जी है वो ओमेगा और LZ पर निर्भर करती है। ओमेगा लार्वर प्रेशर फ्रीक्वेंसी है, मैंने यहाँ पे बता रखा है, EB/2m होती है। LZ Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है, उसकी वैल्यू ml h कट होती है, जहाँ h कट h/2π है। तो डेली की वैल्यू को याद रखें, EB ml h कट अपॉन 2m, ये इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन एनर्जी का। तो चेंज इन एनर्जी B पर निर्भर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने पर बढ़ता है, और ये ml पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पर। तो कई बार तो क्वेश्चन से ही पूछ लेता है कि चेंज इन एनर्जी किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो वहाँ पे इस तरीक़ा से क्वेश्चन देता है कि बी पे करता है, केवल ml पे करता है, या बी और ml दोनों पे निर्भर करता है, या इनमें से किसी पे भी नहीं करता। तो हम देख रहे हैं बी पे और ml पे करता है। तो ये इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ ये याद रखें कि जो हमारे बाकी फॉर्मूले हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे।
जो एक महत्वपूर्ण फार्मूला मैं बताऊंगा कि जो फ्रीक्वेंसी स्प्लिटिंग होती है उसमें डेल म्यू की वैल्यू ई बी अपॉन 4πm होती है। यहाँ पे बी हमें कई बार देता है, डेल म्यू पूछ लेता है, और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है म्यू बराबर सी बाई लैम्डा हो जाएगा और डेल म्यू यहाँ से हमारा होगा माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। और जब इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो डेल लैम्डा की वैल्यू ई बी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4πmc आती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस मैं बताता हूँ किस तरीका का पूछता है। बताता है कि इस जो मैग्नेटिक फील्ड हमने इतना अप्लाई किया, जो वेवलेंथ आ रही थी जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तब इतनी थी, अब बताएं कि स्प्लिटिंग जो होगी वेवलेंथ में वो कितनी होगी। तो इस फॉर्मूले को तब हम अप्लाई करते हैं जब हमें लैम्डा हमें गिवन होता है, बी गिवन होता है और डेल्टा लैम्डा पूछता है कि वेवलेंथ में कितनी स्प्लिटिंग होगी जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर देंगे। ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा हमें देता है। बहुत बार क्वेश्चन इस पर देखा जाता है, इसे सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूलों में मैं कहूँगा। इसे मैंने बहुत बार देखा जब लैम्डा और बी दे रखा था और डेल्टा लैम्डा हमसे पूछा, स्टूडेंटों को फॉर्मूला भी नहीं पता होता तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो इस फॉर्मूले को ऑलवेज रिमेंबर रख के जाएं, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। स्पिन एंगुलर मोमेंटा का पे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटा जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो √s+1 h कट होता है, जहाँ स्मॉल s जो है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर और कैपिटल S जो होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटा। तो म्यू s अपॉन s ये यहाँ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटा है, इसकी वैल्यू E अपॉन m होती है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं क्योंकि E नेगेटिव होता है, ये भी याद रखें। और s की वैल्यू जो है √s+1 h कट होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए कई बार स्पिन एंगुलर मोमेंटा पूछ लेता है, तो यहाँ पे स्मॉल s की वैल्यू को हाफ रखें और इसे सॉल्व कर दें तो ये √3/2 h कट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटा की वैल्यू क्या होती है। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए पूछता है तो पहले स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करें। जैसे 2 के लिए पूछता है तो क्या करें कि एक की स्पिन हाफ ले लें और दूसरे की स्पिन हाफ ले लें, और फिर दोनों इलेक्ट्रॉन या तो पैरेलल होंगे तो उनकी स्पिन 1 हो जाएगी और एंटी पैरेलल होंगे तो उनकी स्पिन 0 होगी। तो स्मॉल s को या तो फिर 0 लें या 1 लें और उसके बाद में कैपिटल S कैलकुलेट करें। तो ये भी याद रखें, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें मैंने डुएनहेम के रूल पे यहाँ से क्वेश्चन देखा है। एक्सरे स्पेक्ट्रा से लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रीमेंडस वेलोसिटी से जाकर टकराता है मेटल टारगेट के ऊपर तो 2 तरीका के रेडिएशंस मिलते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और एक कंटिन्यूस एक्सरेज। कंटिन्यूस एक्सरेज मेटल पर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कंटिन्यूस एक्सरेज जो हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है ट्यूब के ऊपर उस पर निर्भर करती है, एक्सरे ट्यूब के ऊपर अप्लाई पोटेंशियल पे। और वहाँ पे जो लैम्डा मिनिमम आती है, मिनिमम वेवलेंथ, वो SC/EV होती है। तो इस पर क्वेश्चन पूछता है डुएनहेम के फॉर्मूले पे, बताता है कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इतना है, लैम्डा मिनिमम बताएं कितनी होगी। तो SC/EV फॉर्मूला अप्लाई करें और इजीली सॉल्व कर दें। बहुत बार क्वेश्चन मैंने इस पर देखा है, कई बार लैम्डा मिनिमम को पूछता है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पर निर्भर करता है, नहीं करता। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पर निर्भर करता है और जैसे जैसे पोटेंशियल भी बढ़ता है उसी तरीका से जो वेवलेंथ इमिटेड है उसकी वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ कम होती जाती है। तो ये इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। मॉडरे लॉ को सदा याद रखें कि √μ बराबर k z-b होता है। ये म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है और b और k जो है कांस्टेंट हैं और z एटॉमिक नंबर है। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो इसी के हिसाब से चलती है, मॉडरे लॉ के हिसाब से। जो हमारा जैसे जैसे z बढ़ता जाता है तो z की कम से और बढ़ने की तरफ को जो है वो जो एलिमेंटों की पोजीशन है वो रखी जाती है। तो मॉडरे लॉ का जो ये है इसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करके जाएं, कम से कम 3-4 क्वेश्चंस इन दोनों फॉर्मूलों पे कर लें। ये हमारे सदा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। समय अभाव के कारण मैं नहीं बता रहा हूँ इन पे फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस, लेकिन इस पर मैंने बताया है। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर एक फार्मूला जो हमारा बन के आता है K-अल्फा सीरीज के लिए 2 एलिमेंट देता है, उनकी वेवलेंथ दे देता है, एक का एटॉमिक नंबर और दूसरे का एटॉमिक नंबर पूछ लेता है। तो उसका भी मैं एक फार्मूला यहाँ लिखे दे रहा हूँ ब्रीफ में, λ1 और Z1 - 1 स्क्वायर इजकल टू λ2 Z2 - 1 का स्क्वायर। इस फार्मूले पे मैंने बहुत बार क्वेश्चंस देखे, तो इस फार्मूले को भी कर लें, इस पे क्वेश्चंस कर लें। ये 2 अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनके लिए Z1 और Z2 होंगे एटॉमिक नंबर्स और λ1 और λ2 K-अल्फा जो उनके द्वारा K-अल्फा लाइंस हैं उनकी वेवलेंथ होंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है K-अल्फा के लिए ये एप्लीकेबल है। इस पर बहुत बार क्वेश्चंस मैंने देखा है। जो जिस समय पे हम ऑर्बिटल मोशन के करस्पॉन्डिंग एंगल ले रहे थे या स्पिन के करस्पॉन्डिंग लेते हैं, cos θ = SZ/S, SZ को ms h कट रखते हैं और s को
अंडर रूट एस एस प्लस वन एच कट रखते हैं और ये एच कट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू एम एस अपॉन अंडर रूट एस एस प्लस वन बन जाती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, एम एस मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की प्लस माइनस हाफ होती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब हम इन वैल्यूओं को पुट करेंगे, एक बार प्लस हाफ और एस हाफ लेंगे तो कॉस थीटा 1/√3 होगा, और अगर एम एस की वैल्यू को माइनस हाफ और एस को हाफ लेंगे तो कॉस थीटा -1/√3 होगा। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल 54.7 डिग्री और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल 125.3 डिग्री आता है। तो ये एंगल भी याद करके जाए, इस फॉर्मूले को करके जाए और ये दोनों वैल्यूज याद रखे जाए। ये जब इलेक्ट्रॉन का हम स्पिन कंसिडरेशन करते हैं और ओरिएंटेशंस पता करते हैं कि एस जेड और एस में क्या होगा, और एस जेड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो तब ये हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन कौन से ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे एस और एस जेड के बीच में। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है इन एंगलों पे। ये वैल्यू कई बार सीधी सीधी भी पूछी जाती हैं कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या क्या पॉसिबल होंगी। तो यहाँ देख रहे हैं हम 1/√3 और -1/√3 होंगी। एल्केली स्पेक्ट्रा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। जो हमारा एल्केली स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रा है जिसमें आउटर मोस्ट वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 होते हैं, जैसे हमारा सोडियम है। तो सोडियम में क्या होगा कि सोडियम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जब हम सोडियम का क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो सोडियम में पहली ऑर्बिट में n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन, n=2 में 1 इलेक्ट्रॉन, n=3 में 1 होगा। तो वो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है n=3 ऑर्बिट से 3s ऑर्बिट से 3p 3g स्टेटों में जाता है और वापस आता है, तब ये सीरीज बनती हैं प्रिंसिपल सीरीज, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल। तो जब 3p से 3s, 4p से 3s, 5p से 3s इन ऑर्बिटों में आएगा तो प्रिंसिपल सीरीज हमारी बनती है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4s से 3p, 5s से 3p, 6s से 3p में इलेक्ट्रॉन आता है तो शार्प सीरीज बनती है। अगर 3d से 3p, 4d से 3p, 5d से 3p आता है तो डिफ्यूज सीरीज बनती है। अगर 4f से 3d, 5f से 3d इस तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन आता तो फंडामेंटल सीरीज बनती है। तो ये सीरीज का फॉर्मूलों पर क्वेश्चन पूछ लेता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारी प्रिंसिपल सीरीज। तो प्रिंसिपल सीरीज को जरूर याद रखें कि यहाँ पे 3p से 3s, 4p से 3s इन ऑर्बिटों में जब आएगा तो हमारी प्रिंसिपल सीरीज बनेगी। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। इन चारों को पढ़ लें लेकिन प्रिंसिपल को खास तौर से पढ़ के जाएँ। इसके सिलेक्शन रूल पूछ लेता है एल्केली स्पेक्ट्रा में, तो याद रखें कि डेल n एनी इंटीजर होगा और डेल l जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वो +-1 होगा। तो ये सिलेक्शन रूल है। सिलेक्शन रूल सभी के पढ़े, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, सब सिलेक्शन रूल उसमें डिस्कस किए हैं, तो उसको जरूर देख लें, वो रिवीजन के तौर पे। और आगे जब भी आप कभी भी एटॉमिक को पढ़ेंगे वहाँ निश्चित तौर से बेनिफिट देगी। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने क्वालिटी कंटेंट एटॉमिक का डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी मदद लेते रहें। ये मैंने क्विक रिवीजन के तौर पर ये चीज़ें डिस्कस की हैं क्योंकि स्टूडेंटों को एक दिशा मिल जाती है। फाइन स्ट्रक्चर में याद रखें कि इलेक्ट्रॉन स्पिन अगर हम कंसीडर करते हैं तो टर्म वैल्यू डेल टी की वैल्यू 5.84 और ब्रैकेट में z-σ⁴n³ L और ब्रैकेट में l+1 और सेंटीमीटर इनवर्स में। याद रखें टर्म वैल्यू हम निकालते कैसे हैं कि अगर हम एनर्जी ले लें और एनर्जी को हम डिवाइड कर लें hc से, तो ये हमारे पास जो आता है E का फॉर्मूला होता है hc/λ, और E बराबर hc/λ का जब हम फॉर्मूला लेंगे और E/hc करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/λ। ये हमारी 1/λ जो है इसी को हम टर्म वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे माइनस साइन ले लेते हैं और -E/sc=1/λ=t, ये हमारी टर्म वैल्यू होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं टर्म वैल्यू पे। तो E/sc मैग्नीट्यूड में हम लेके चलते हैं और माइनस चिन्ह हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हमारी वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी घटती है, उसी को कंसीडर करते हुए ये। तो यहाँ पे कई बार पूछता है फाइन स्ट्रक्चर में किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो यहाँ डेल्टा टी z⁴ पर निर्भर करता है। ये हमारा स्क्रीन कांस्टेंट है सिग्मा, इस पर निर्भर करता है। z-σ मीन्स इफेक्टिव जो z है उसकी पावर 4 पर निर्भर करता है। डेल्टा टी 1/n³ पर निर्भर करता है। डेल्टा टी 1/l × l+1 पर करता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं। सोडियम की D1 D2 लाइन को खासतौर से याद रखें, बहुत बार क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछा जाता है, खासतौर से MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जब 2p हाफ से 2s हाफ को n की वैल्यू को 3 रखते हुए ट्रांजिशन होता है सोडियम के केस में, तो D1 लाइन फॉर्म होती है जिसकी वेवलेंथ होती है 5896 एंगस्ट्रॉम। तो कई बार तो ये 5896 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पूछ लेता है और कई बार ये पूछ लेता है कि 2p हाफ से 2s हाफ को n=3 में ट्रांजिशन हो रहा है तो कौन सी लाइन बनेगी, तो D1 लाइन होगी। और n=3 लें, 2p
3/2 से अगर ट्रांजिशन जो हो रहा है अगर वो 2s हाफ को हो रहा है तो G2 लाइन बनेगी। इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 5890 एंगस्ट्रॉम होती है। साथ साथ ये भी याद रखें कि इन दोनों में L और S दोनों सेम हैं, J है थोड़ा सा बढ़ा है, J जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है तो एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये इस कंसेप्ट को याद रखें। और जब हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वहाँ वेवलेंथ कम होती है, इसलिए यहाँ वेवलेंथ कम आई है, यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा आई है। कई बार इनमें दोनों में अंतर पूछ लेता है, वेवलेंथ का अंतर कितना होता है, तो ये 6 एंगस्ट्रॉम होता है। कई बार इनकी एवरेज वेवलेंथ पूछ लेता है तो 5893 एंगस्ट्रॉम हमें मार्क करना है। तो इस तरीक़ा से हम इसे करते हैं। ये याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉनों को हम फील करके जाते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन के फील करते समय जो n की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका फॉर्मूला 2n² होता है। मुझे उम्मीद है सबको रिमेंबर होगा। n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, n बराबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, n बराबर 3 में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीक़ा से भरे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला ऑलवेज याद रखें। चारों का इनका सिग्निफिकेंस ऑलवेज हमें याद हो। एनर्जी जो है वो n का फंक्शन होती है, सदा याद रखें। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो स्मॉल l पर निर्भर करता है। जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो ml पर करता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पे। और Sz जो होता है जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो ms पर निर्भर करता है। तो कई बार तो इन पर सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कि एनर्जी जो है वो किसका पर डिपेंड करती है। तो एनर्जी में देखेंगे हम n का फंक्शन होता है ज़्यादातर केसेज के अंदर। और जैसे हमसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि v की वैल्यू 0 है तो बताएं एनर्जी कैसे निर्भर करती है। तो पार्टिकल इन बॉक्स में हम जानते हैं जब v 0 होता है तो एनर्जी n² पर निर्भर करती है। तो बहुत बार देखा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है कि v 0 है तो एनर्जी क्या होगी, तो वहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी n² पर निर्भर करेगी। v 1/r पे है तो एनर्जी जो है वो 1/n² पर निर्भर करती है, हाइड्रोजन का केस है। कई बार कहता है v जो है अगर वो प्रोपोर्शनल टू x² है तो एनर्जी n पे कैसे निर्भर करेगी, तो एनर्जी n+½ पे निर्भर करती है प्रोपोर्शनल। तो इस तरीक़ा से डिपेंडेंसी ऑलवेज याद रखें। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला मैं कहूँगा जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, v जब पोटेंशियल x की पावर p पर निर्भर करता है तो एनर्जी जो निर्भर करती है En वो n की पावर 2p/p+2 पर निर्भर करती है। ये भी याद रखें। x यहाँ पे p देता है, जैसे कहेगा p की वैल्यू 2 है तो बताएं एनर्जी n की कौन सी पावर पर निर्भर करेगी। n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2p/p+2। तो इस फॉर्मूले को भी याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण मैं इस वीडियो को कहूँगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे फार्मूले भी रिवाइज कराए आपको और क्वेश्चंस भी बताए किस किस टाइप के आते हैं। तो जो समय है और उस समय के हिसाब से प्रोस्पेक्ट्स जो कंपटीशंस की रिक्वायरमेंट है उसमें फार्मूले याद रखें और उन फार्मूलों के यूजेज याद रखें कि किसके कौन से फार्मूले को, हर टर्म को याद रखें। जैसे कई बार स्टूडेंट क्या करता है फार्मूला याद कर लेता है लेकिन उसको उस टर्म का मतलब नहीं पता होता, तो फिर क्वेश्चन फार्मूले भी हमारे कई बार अप्लाई नहीं हो पाते। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये मैंने रिवीजन कराया है निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देगा और आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा जो कंपटीशंस के लिए। और साथ साथ जो है इसी पैटर्न पे आप आगे तैयारी करते रहें। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे निश्चित तौर से इस तरीक़ा की जो वीडियो हैं वो आपको बेनिफिट देती रहेंगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।